तो टेक्नोलॉजी डिकोडेड में आज हम लोग सीखने वाले हैं व्हाई डू वी नीड क्रिप्टो। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो मनी था वो परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा था। मतलब हम लोगों ने जो ये नोट्स हो गए, 100 रुपीज के नोट्स, बिल्स हो गए, कॉइन्स हो गए, डिजिटल पेमेंट हो गया, जीपे वगैरह, ये सब परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। तो फिर ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्यों आया? वाई डू वी नीड क्रिप्टो? हम लोग ने पढ़ा था कि जो मनी कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। गोल्ड का जो डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम था कि हम लोग गोल्ड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। हमारा जो बार्टर सिस्टम में ट्रेड कैंसिल हो रहा था क्योंकि वो फीजिबल नहीं था। कभी कभी जो चीजें हम दे रहे वो सामने वाले को वो चीज चाहिए नहीं, तो वो फीजिबल नहीं था, डिविजिबल नहीं था। वो हर प्रॉब्लम को मनी ने सॉल्व किया हर तरीके से। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। तो फिर ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्यों आया? ये बिटकॉइन, ये दूसरे क्रिप्टो करेंसी क्यों, इनकी नीड क्यों थी? कुछ तो रीजन होगा ना। हम लोग कब तब भी नया सिस्टम बनाते हैं, मतलब कोई पुराने सिस्टम में कुछ फ्लॉ है तो हम लोग एक नया सिस्टम बनाते हैं। तो अगर ये क्रिप्टो करेंसी करके कुछ मार्केट में आया तो क्या हमारे मनी में भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम है? तो हमारे मनी, जो हमारा मनी और मॉनेटरी सिस्टम है उसमें कुछ ऐसा बड़ा फ्लॉ या बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से मतलब वो इतना अर्जेंट प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से ट्रेड कैंसिल हो रहा हो, जैसे हमारे गोल्ड के केस में हो रहा था या बार्टर सिस्टम में हो रहा था। इतना बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम जो हमारे मनी सिस्टम में है वो है प्रॉब्लम ऑफ ट्रस्ट। अच्छा, मतलब ये क्या क्या प्रॉब्लम है ये ट्रस्ट? तो हम लोग देखते हैं। आपको पता है कि हमारा जो है ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट हमारे से हमारी गोल्ड सेविंग्स लेके उसको एज अ बैकअप एसेट यूज करके हमको मनी देती है। पेपर बिल्स देती है, कॉइन्स देती है, या हमें डिजिटल पेमेंट करने की सुविधा देती है। तो ये गवर्नमेंट जो है उनके पास में ये मनी सिस्टम का पूरा कंट्रोल है। दे आर द सेंट्रल अथॉरिटी। अब अगर वो उनके पास में मनी सिस्टम का सब प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं 1% चांस है कि वो उसमें फ्लॉ भी हो सकता है। मतलब आप समझ रहे हो, जहां एक सेंट्रल बॉडी इन्वॉल्व है मतलब वो सिस्टम में फ्लॉ भी हो सकता है ना। हमें उन पर ट्रस्ट करना है, हमें बिलीव करना है कि ये जो 100 रुपए की नोट मुझे मिल रही है मतलब मेरा वो गोल्ड पड़ा है गवर्नमेंट के पास में, ये मुझे बिलीव करना है, मतलब मुझे उन पर ट्रस्ट रखना है। तो ये है प्रॉब्लम ऑफ ट्रस्ट। जहां भी एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है वहां पर हमें ट्रस्ट रखना पड़ता है। अच्छा, ये कुछ इतना बड़ा इशू है क्या? देखते हैं क्या इशू हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब हमें पता है कि जो हमारा गोल्ड जितना पड़ा है उसके प्रपोर्शन में ही गवर्नमेंट पैसा प्रिंट करेगी, उसके कुछ प्रपोर्शन में ही पैसा प्रिंट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये सेंट्रल अथॉरिटी है और ये इन्होंने एक्सेस मनी प्रिंट कर दिया। अगर क्योंकि इनके पास में पावर है, ये सेंट्रल अथॉरिटी है, इनके पास पावर है, और इन्होंने अगर एक्सेस पैसा प्रिंट कर दिया तो क्या इशू हो सकता है? अगर आप बोलेंगे एक्सेस पैसा प्रिंट करके अगर वो पब्लिक में बांट रहे तो ये तो अच्छी बात है, ज्यादा ही पैसा आ रहा है ना हम लोग के पास तो शॉपिंग करने के लिए, अलग अलग चीजें खरीदने के लिए। बट ये एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को, मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है अगर एक्सेस मनी आ गया। तो वो प्रॉब्लम होता है प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन क्या होता है? अगर ज्यादा मनी मार्केट में आ गया, मतलब बहुत ज्यादा मनी, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा मनी आ गया, जितनी वैल्यू का गोल्ड पड़ा है उससे ज्यादा मनी आ गया मार्केट में, तो जो पब्लिक है ना उनके पास में ज्यादा मनी आएगा। मतलब वो ये मनी को यूज करके चीजें खरीदेगी, उनका बाइंग पावर बढ़ जाएगा। अब जैसे ही उनका ये बाइंग पावर बढ़ेगा और वो जो जो चीजें खरीदेगी तो मतलब चीजों का भाव ऊपर जाएगा। हमें पता है ना कि जो चीज बहुत ज्यादा लोग खरीदेंगे, फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा लोग दाल खरीद रहे तो दाल का भाव ऊपर जाएगा। कोई कोई बहुत ज्यादा लोग टी शर्ट्स शर्ट्स शॉपिंग कर रहे हैं तो वो चीजों का भाव ऊपर जाएगा। मतलब जो जो चीजें ज्यादा ज्यादा लोग खरीदते हैं उन चीजों का भाव ऊपर जाता है। मतलब अगर एक्सेस बाइंग पावर पब्लिक को दे दिया जाए और वो एक्सेस में स्पेंड करे, चीजें खरीदते जाए, लेते जाए, देते जाए, तो उन चीजों का भाव बढ़ता है। वो प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब जिनके पास में भी, मतलब अगर रिच क्लास बहुत ज्यादा चीजें बाय कर रहा है, उसका प्राइस ऊपर जा रहा है, तो जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास होता है वो सफर करता है क्योंकि उनके लिए वो चीजें महंगी होती है। हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग जो दाल पहले लेते थे 2 साल पहले, उसका रेट और आज के रेट में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस आ रहा है? वो है इन्फ्लेशन, कि वो चीज इन्फ्लेट हो रही है। मतलब हमारे पैसे की वैल्यू धीरे धीरे गिर रही है और वो चीज इन्फ्लेट हो रही है। तो ये एक प्रॉब्लम है अगर एक्सेस मनी मार्केट में आ जाए। और ये प्रॉब्लम रियल है क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारी कंट्रीज ने अपने फाइनेंशियल क्राइसिस बचाने के लिए या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए या कुछ कुछ रीजन की वजह से एक्सेस मनी मार्केट में रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्यों आता है? क्योंकि ये सेंट्रल अथॉरिटी के पास में पूरा कंट्रोल है। समझ रहे हैं आप? ये सेंट्रल अथॉरिटी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, एक्सेस मनी प्रिंट कर सकती है, डिमोनिटाइजेशन हो सकता है। हम लोगों ने देखा था कि एक ही दिन में हम लोग को पता चला कि हमारे 500 रुपीज की नोट और 2000 रुपीज की नोट चलेगी ही नहीं।
समझ रहे आप, 1000 रुपीज की नोट, सॉरी फॉर एग्जाम्पल, सॉरी 1000 रुपए की नोट चलेगी नहीं। तो ये इश्यू है जो हम लोग का डिमोनिटाइजेशन में, मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी होने की वजह से उनके पास में कंट्रोल है, वो जो चाहे वो कर सकते। तो यहां हम लोगों को उनके ऊपर ट्रस्ट करना है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं। ट्रांसपेरेंसी नहीं है हमारे पास में कुछ भी, हमें उनके ऊपर बिलीफ रखना है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हमें उनके ऊपर 100% ट्रस्ट रखना पड़ता है। और कभी कभी ये ट्रस्ट ब्रेक भी हो जाता है। अब एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं ट्रस्ट का, जैसे फॉर एग्जांपल एक बैंक है, ये भी एक सेंट्रल अथॉरिटी है। अगर हमें पैसा ट्रांसफर करना है तो हमारा पैसा ट्रांसफर होगा यूजिंग दिस बैंक, मतलब बैंक के पास में हमारा रिकॉर्ड रहेगा पूरा कि हमने किसको कितना पैसा ट्रांसफर किया। ये बैंक चाहे तो ये बैंक हमारा पैसा रखती है, हम हमारी जो सेविंग्स रखते हैं वो बैंक में रखते हैं, इनके पास में हमारा पैसा है। अभी हमारे पास में ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि ये हमारे पैसे को किसको दे रहे, लोन के उसमें। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमारे पैसे को लोन पे देते हैं और फॉर एग्जांपल वो बंदा ही देश छोड़ के भाग गया, तो वो बैंक को भी लॉस होता है, एज अ कंज्यूमर हमें भी लॉस होता है। मतलब ये सेंट्रल अथॉरिटी होने की वजह से हमें इन पे ट्रस्ट रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? ट्रस्ट रखना पड़ता है। दे आर दी ओनर, मतलब उनके पास में पावर है ना। आप देखो ना, उनके पास में पावर है। अगर फॉर एग्जांपल बैंक चाहे बी का अकाउंट मुझे बैंक ये वाले बैंक में नहीं खुलवाने थे, तो वो बी को खोलने ही नहीं देंगे अकाउंट इनकी बैंक में। मतलब मैं बी को पेमेंट कर ही नहीं सकता डिजिटल, क्योंकि उसका अकाउंट ही नहीं है वो बैंक के अंदर। ये लोग कंट्रोलर होते हैं कि कौन कौन उनके बैंक में अकाउंट खुलेगा, कैसे पैसा ट्रांसफर होगा। अगर मुझे इंटरनेशनल पेमेंट करना है, किसी को अर्जेंट नीड है, तो मैं इतना अर्जेंटली इंटरनेशनल पेमेंट नहीं कर सकता हूं। कितनी सारी बैंक्स के थ्रू होते हुए, प्रोसेस होते हुए वो पैसा जाता है। वो चाहे तो पैसा नहीं भेजे, वो चाहे तो बी का अकाउंट ब्लॉक कर दे, कुछ भी कर सकते। वो सेंट्रल अथॉरिटी है। एटलीस्ट 1% तो चांस है ना कि वहां पे कुछ ना कुछ फ्लॉ हो सकता है, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी है। अगर पावर है, विद बोलते हैं ना बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा पावर होता है, तो वहां पे चीजें मतलब कैसी चल रही है उसमें, मतलब हम देखना पड़ता है कि बहुत ज्यादा पावर है तो वहां कुछ फ्लॉ तो नहीं है वो सिस्टम के अंदर। तो ये सब चीजें, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ ट्रस्ट। मतलब हमारे मनी में भी हम लोग को कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि ट्रस्ट का इश्यू है, क्योंकि वो सेंट्रलाइज है। वहां पे सिर्फ एक कंट्रोल करता है, वहां पे वन कंट्रोलर है, वन बॉडी है जो कंट्रोल कर रही है चीजों को, ट्रस्ट। तो ठीक है, ये कुछ ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत सारे लोग, अभी ये आप बोलोगे कि ये चीज सही है क्या गलत, तो वो अपना अपना पर्सपेक्टिव रहता है कि जो सेंट्रलाइज सिस्टम होना सही है या गलत, वो अपना अपना पर्सपेक्टिव है। बहुत लोगों के लिए सिस्टम सही है क्योंकि एक सेंट्रल अथॉरिटी है भाई, वो ही कंट्रोल करी, उनके पास पावर है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। मतलब जो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम में प्रॉब्लम होगा ना, वो प्रॉब्लम नहीं हो सकता। कोई फ्रॉड नहीं कर सकता क्योंकि बीच में बैंक है, वो ख्याल रखेगी कि कुछ फ्रॉड ना हो। तो ये सब चीजों का एक बेनिफिट भी होता है, डी बेनिफिट भी होता है कि एटलीस्ट 1% चांस है कि वो सिस्टम में फ्लॉ हो और हमारा बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो जांच, मतलब अगर एक ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है एक सेंट्रलाइज सिस्टम में, तो लोगों ने क्या ट्राई किया कि चलो ना एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाते हैं। क्या ट्राई किया कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाते हैं। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होगा कि कोई एक सेंट्रल बॉडी कंट्रोल नहीं करेगा उसको, वहां पे बहुत सारे लोग मिलके वो चीज को कंट्रोल करेंगे। मतलब समझ रहे, कोई एक के पास में पूरा कंट्रोल नहीं होगा, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या एक ग्रुप कंट्रोल करेगा वो चीज को। बट यहां पे भी तो प्रॉब्लम ऑफ ट्रस्ट है ना, कि हम लोग ये ग्रुप के ऊपर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे एक ऐसा प्रॉपर डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो एक्चुअली में, जिसके ऊपर हम लोगों को 100% ट्रस्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें हमें हमारा पूरा बिलीफ हो गया ये सिस्टम पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है, ये जो मनी है वो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है। बहुत लोगों ने ट्राई किया, अलग अलग चीजें हुई, कैश सिस्टम बना, बहुत सारी चीजें हुई, चाउमीन ई कैश बना, जिसमें चाउमीन ई कैश में क्या होता था कि ये जो बैंक है, यहां पे अगर हम लोग ए है, ए ने अपना 100 रुपीज दिया और उसको एक एनोनिमस टोकन मिल गया, मतलब ये टोकन की वैल्यू है ये 100 रुपीज। ये टोकन ए किसी को भी देगा ट्रेड के दौरान, वो टोकन लेके जब ये बैंक के पास जाएगा ना, तो बैंक उसे इन रिटर्न 100 रुपीज दे देगा। मतलब समझ रहे, इसमें बैंक को पता ही नहीं कि ये ए कौन है, बी कौन है। मतलब वो ये कैश कलेक्ट कर रहा है, उसके लिए वो खाली एक टोकन दे रहा है जो एक यूनिक आइडेंटिफाइड टोकन है। ट्रेड में वो टोकन यूज हो रहा है, वो टोकन जब ये बी बैंक के पास लेके जा रहा है, उसे इन रिटर्न उसके 100 रुपीज मिल रहे हैं। ये एक तरीके का डिसेंट्रलाइज सिस्टम डिजाइन हुआ। बट इसमें एक प्रॉब्लम आ गया, वो था डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम को भी हम लोग आगे जाके अच्छे से डिस्कस करेंगे, डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम क्या होता है। अभी के लिए सिर्फ समझो कि डबल स्पेंडिंग क्या हुआ कि यही सेम ट्रेड में ए ने बी के साथ भी ट्रेड किया और उससे ये 100 रुपीज का टोकन दे दिया, और सी के साथ भी ट्रेड किया और उसे भी सेम 100 रुपीज का टोकन दे दिया। समझ में आ रहा है?
अब जो भी पहले बैंक के पास में जाके टोकन रिडीम कर देगा उसे उसके 100 रुपीज मिल जाएंगे, और जो सेकेंड बार जाके टोकन बताएगा तो वो बोलेगा कि नहीं भाई ये टोकन तो ऑलरेडी रिडीम हो गया, बी ये लेके चला गया है। मतलब कोई तो एक बंदा है, क्योंकि बैंक को पता नहीं है कि कौन है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है, तो बैंक बोले कि भाई मैंने तो ये टोकन को रिडीम करके किसी को तो 100 रुपीज दे दिया, तो आप ये 100 रुपीज क्लेम नहीं कर सकते। मतलब ए ने क्या किया, ए ने अपनी सेम वैल्यू 100 रुपीज को डबल स्पेंड कर दिया। समझ में आ रहा है आपको? ए ने क्या किया, अपनी सेम 100 रुपीज को 2 बार स्पेंड कर दिया, दोनों से गुड्स या सर्विस ले लिया, गुड्स या सर्विस ले लिया, और उसने अपने पैसे को डबल स्पेंड कर दिया। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम का, डिसेंट्रलाइज मनी का बहुत बड़ा इश्यू है, डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम। तो बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया अलग अलग सिस्टम, बट वो पूरी तरीके से प्रॉपर सिस्टम नहीं बन रहा था, और इतना ज्यादा कोई नीड भी नहीं थी, इसीलिए पब्लिक इसके ऊपर इतना ध्यान भी नहीं दे रही थी कि ठीक है चलो सिस्टम चल रहा है। फिर आया टाइम 2007 और 2008 का मार्केट फाइनेंशियल क्राइसिस, मार्केट के क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या हुआ कि बहुत सारे बबल्स ब्रेक हुए, हमारा ट्रस्ट पूरी तरीके से हट गया कंपनीज के ऊपर, क्योंकि अभी जब हम लोग कोई कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास उनका पूरा ट्रांसपेरेंट चीजें नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, कंपनी फ्रॉड निकलती या वो इलीगल होती है, वो पूरी तरीके से हमें नहीं बताती कि हमारा पैसा कैसे यूज करें, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है, वो भी एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। पब्लिक का ट्रस्ट ब्रेक हो गया, पब्लिक यहां पे रिसेशन आ गया, इन्फ्लेशन हो गया, जॉब चले गए। उसका ओनली रीजन था, जो ओनली रीजन बिहाइंड था वो था ट्रस्ट, क्योंकि हमारा ट्रस्ट ही नहीं था किसी के ऊपर। पब्लिक ने पैसा विड्रॉ कर लिया मार्केट में से, अपना अपना पैसा, उनको लगा कि भाई हमारा पैसा हमारे पास रहेगा तो ही सेफ है, पूरा पैसा मार्केट में से पब्लिक ने खींच लिया और अपने पास में रख ली। जो भी उनके इन्वेस्टमेंट्स थे, उनको किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं था, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े बबल्स ब्रेक हुए, बहुत गंदा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। तो अभी हमें एक अर्जेंट नीड लगी कि भाई अभी हमको कोई डिसेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए, और यही टाइम जब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था ना, उसी टाइम अराउंड 31 अक्टूबर 2008 को इंटरनेट के ऊपर एक पेपर आया, एक रिसर्च पेपर आया। इस रिसर्च पेपर का नाम था बिटकॉइन व्हाइट पेपर। यह पेपर पोस्ट करने वाले ने अपना नाम बताया था सातोशी नाकामोटो। अब ये सातोशी नाकामोटो कौन है ना, ये किसी को भी नहीं मालूम, ये एनोनिमस बंदा है। मतलब ये एक अकेला इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। हमें सिर्फ पता है कि इंटरनेट के ऊपर एक अनजान इंसान ने, एक एनोनिमस बंदे ने एक रिसर्च पेपर बनाया, बिटकॉइन व्हाइट पेपर, और वो बोल रहा है कि ये पूरी तरीके से एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। करेंसी मतलब वो बोल रहा है कि उसने एक ऐसा कोड लिखा है, कुछ तो ऐसी चीज किया है उसने जिसकी वजह से एक प्रॉपर डिसेंट्रलाइज सिस्टम तैयार हुआ है, एक प्रॉपर डिसेंट्रलाइज मनी तैयार हुआ है जिसका कोई कंट्रोलर नहीं। और उसमें जो भी प्रॉब्लम है ना, ये डबल स्पेंडिंग का प्रॉब्लम और जो ट्रस्ट का प्रॉब्लम, वो सब सॉल्व कर दिया ये बिटकॉइन ने, ऐसा उसका कहना था। वो पेपर के अंदर उसने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया कि ये चीज मैंने कैसे किया हूं, क्या टेक्नोलॉजी यूज किया हूं, और मैंने इतनी बड़ी डिसेंट्रलाइज सिस्टम, मतलब जो लोग इतने सालों से ट्राई कर रहे थे एक डिसेंट्रलाइज करेंसी क्रिएट करने का, उसने एक्चुअली वो सिस्टम को क्रिएट किया जिसमें जो फ्लॉस थे वो सब फ्लॉस को उसने प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया। प्रॉपर ट्रांसपेरेंट सिस्टम उसने डिजाइन किया था, मनी सिस्टम। पेपर ने तहलका मचा दिया। मतलब कुछ तो पब्लिक को ऐसा लगा कि यार है, मतलब बिटकॉइन करके भी कुछ है। पब्लिक ने उसके बारे में पढ़ना शुरू की, चीजें सीखना शुरू की, उसकी वर्किंग देखना शुरू की कि एक्चुअली में पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज सिस्टम कैसे तैयार हुआ। तब जाके हमको पता चला और हमारे लाइमलाइट में आया ब्लॉकचेन। उसने जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी यूज किया बिहाइंड मेकिंग अ डिसेंट्रलाइज करेंसी बिटकॉइन, सबसे बड़ी जो टेक्नोलॉजी या जो सबसे बड़ा कंप्यूटर साइंस का कॉन्सेप्ट यूज किया वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के अलावा बहुत सारी चीजें चल रही थी पीछे, हैशिंग हो रहा था, क्रिप्टोग्राफी हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग P2P हो रहा था, बहुत सारी चीजें। बट द मतलब जो मेन, उसका जो मेन पार्ट था वो था ब्लॉकचेन। तब जाके ब्लॉकचेन लाइमलाइट में आया कि यार अगर इसने पूरी डिसेंट्रलाइज करेंसी बिल्ड किया, पूरे डिसेंट्रलाइज सिस्टम तैयार किया, एक प्रोटोकॉल तैयार किया यूजिंग ब्लॉकचेन, तो ब्लॉकचेन क्या है? मतलब लोगों में एक ईगर जागा के सीखना है, हमें भी सीखना है कि ब्लॉकचेन है क्या, मतलब इससे भी हम मतलब और क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे करके हमारा एक ब्लॉकचेन लाइमलाइट में आया। तो अब जाके आपको समझ में आया कि मतलब कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये ब्लॉकचेन
सिर्फ एक करेंसी नहीं, मतलब जहां जहां ट्रस्ट का इशू होगा ना, जहां जहां ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है या हमें एक सेंट्रल बॉडी को एलिमिनेट करना है, वहां हम लोग ये ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली कैसे यूज होता है, कैसे चलता है, वो पूरा हम लोग ये सीरीज में सीखने वाले हैं। बट आपको पता चला रहेगा कि ये होता क्या है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन मतलब जो ब्लॉकचेन चीज है वो क्या है, मतलब वो कहीं ना कहीं एक सेंट्रल बॉडी को एलिमिनेट करने का कॉन्सेप्ट है। वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारा जो ट्रस्ट है वो हम लोग पूरी तरीके से देख सकते हैं, वो सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सब हम लोग सीखने वाले हैं सीरीज के अंदर। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक बिटकॉइन का व्हाइट पेपर बता देता हूं कि कैसे हो रहा है। देखो ये है, ऑनलाइन आप जाओगे ना bitcoin.org, बिटकॉइन का पीडीएफ ये है, बिटकॉइन का व्हाइट पेपर। ये पूरा सातोशी नाकामोटो करके एक बंदे ने बनाया, ये पूरा उसका पेपर है। इसमें पूरी तरीके से उसने एक्सप्लेन किया कि ट्रांजैक्शंस कैसे हो गए, एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांजैक्शन कैसे होने वाला है, डिजिटल सिग्नेचर्स, पब्लिक की, प्राइवेट की, टाइम स्टैम्प कैसे वर्क करेगा, प्रूफ ऑफ वर्क जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज के अंदर, नेटवर्क कैसे चल रहा है, पूरा अच्छी तरीके से उसने एक्सप्लेन किया है। जब यहां पे पढ़ोगे कंक्लूजन में भी इसने लिया, वी हैव प्रपोज अ सिस्टम फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस विदाउट रिलाइंग ऑन ट्रस्ट। मतलब जो ट्रस्ट का प्रॉब्लम था वो बिटकॉइन दावा कर रहा है कि उसने सॉल्व किया। तो आप एक बार ये पेपर पढ़ सकते हैं। जब हम लोग ये पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे और जब आप ये पेपर पढ़ेंगे तो आपको हर चीज अच्छे से समझ में आएगी। तो आप एक बार आइए, ये पेपर को एज ए बिगनर्स माइंड पढ़िए, उसके बाद में हमारी पूरी सीरीज देखिए और फिर ये पेपर को पढ़े, तो आप अप्रिशिएट करेंगे जो सातोशी नाकामोटो था, कौन था, हमें भी आज तक नहीं मालूम कौन था, बट वो ब्रिलियंट बंदा था। उसने इतने सारे कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट को मिला के एक डिसेंट्रलाइज करेंसी सिस्टम क्रिएट किया। तो हम लोग अब ये पूरी सीरीज में देखने वाले हैं कि उसने कैसे किया, क्या किया, और ये ब्लॉकचेन से और क्या क्या चीजें पॉसिबल है, हम लोग सब चीजें सीखने वाले हैं। तो अभी के लिए ध्यान रखिए, वीडियो एंड करते हैं यहाँ पे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, दूसरों को सीखने का मौका दीजिए, आप भी सीखिए, दूसरों को सिखाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।